नेक्स्ट स्टडी है हमारे लिए लाइबिलिटीज। ठीक है, लाइबिलिटीज मतलब क्या? तो जो भी पैसा बिजनेस पे करने वाला है उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज। इसका मतलब क्या है? द अमाउंट, लिखो तुम्हारे पास, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है, किसी भी चीज के अगर पैसे बिजनेस में पे करना है तो हम उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। एग्जाम्पल लिखो, बैंक लोन, कॉमा क्रेडिटर्स, कॉमा एटसेट्रा। देखो, असेट और लायबिलिटी में मेजर फर्क क्या है? असेट में पैसे मिलते हैं अपने को, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है, फर्नीचर बेच के पैसे मिल जाएंगे, स्टॉक है, स्टॉक बेच के पैसे मिल जाएंगे, या इनका बेनिफिट यूज करने मिल जाएगा। असेट से कुछ ना कुछ मिलता है। लायबिलिटी में क्या होता है? कुछ ना कुछ तुमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके भी टाइप्स है। पहले तो देखो एग्जांपल में हमने क्या देखा, बैंक लोन। बैंक से अगर मैंने लोन लिया तो देना पड़ेगा क्या वापस? यस, इट इज एन अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस। बैंक को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये लायबिलिटी। अगर मैंने किसी से उधार पे सामान खरीदा तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। अगर मैंने उधार पे सामान खरीदा है उसको पैसे देना पड़ेगा वापस। यस, पैसे देना पड़ेगा। इट इज ऑल्सो एन अमाउंट पेएबल, देयरफॉर इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, इसके भी टाइप्स लिखो यहाँ पे, टाइप्स दो टाइप्स लिख लो इसके। कौन से हैं? तो पहला टाइप आ जाएगा फिक्स्ड लायबिलिटी, अब दूसरा टाइप रहेगा करंट लायबिलिटी। ठीक है, जैसे हम देख रहे थे फिक्स्ड असेट, करंट असेट, फिक्स्ड असेट लॉन्ग टर्म वाला, करंट असेट शॉर्ट टर्म वाला, उसी तरीके से लायबिलिटी के भी दो ही टाइप। कौन सी? फिक्स्ड लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो तुमको लॉन्ग टर्म में पेएबल है। ठीक है, और करंट लायबिलिटी कौन सी रहेगी फिर बताओ? शॉर्ट टर्म में पेएबल रहेगी। क्लियर क्या? ठीक है, जो लॉन्ग टर्म में पे करना है वो फिक्स्ड लायबिलिटी, जो शॉर्ट टर्म में पे करना है वो करंट लायबिलिटी। अब क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 1 ईयर। तुम्हारे पास ये पे करने के लिए कितना टाइम है? मोर देन 1 ईयर। बैंक से अपन अगर लोन लेते तो बैंक नहीं बोलता कि अभी अभी पैसे वापस करो, नहीं, बैंक बोलेगा 4 साल में वापस करो, 5 साल में वापस करो, कभी कभी 10-10 साल का भी लोन मिलता है बैंक के पास। ठीक है, तो बैंक लोन इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटी। लिख दो यहाँ पे, बैंक लोन। ठीक है, लेकिन करंट लायबिलिटी क्या है? ऐसा अमाउंट जो लेस देन 1 ईयर में तुमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी दुकानदार के पास तुम सामान लेके आओ तो वो क्या ऐसा बोलेगा तुमको 4 साल बाद पे करो? नहीं, वो उधार देगा भी तो क्या बोलेगा 1 हफ्ते में पे कर दो, या फिर बोल सकता है 1 महीने का टाइम है, 1 महीने बाद पे कर दो। ठीक है, तो ये जो टाइम दे रहा है वो ये 1 साल से कम का टाइम है। तो ये लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी हो गई? करंट लायबिलिटी। एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर, क्रेडिटर्स, कॉमा बैंक ओवरड्राफ्ट लिखो, बैंक ओवरड्राफ्ट, कॉमा एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पे बैंक लोन, कॉमा एटसेट्रा, 1 साल से ज्यादा टाइम। ध्यान में आ रहा है क्या? लायबिलिटीज के दो टाइप, फिक्स्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। हाँ, इसका एक बार टेक्स्ट बुक में भी नोट देख लेते हैं अपन क्या बोल रहे हैं लायबिलिटीज के बारे में। यहाँ देखो, द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस to others is known as liability. It is a debt due from the business to others for the benefit received. ठीक है, कुछ ना कुछ बिजनेस को बेनिफिट मिला होगा, उसके बदले में वापस पे करना है उसको। एग्जाम्पल देखो क्या बोल रहे हैं, लोन टेकन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब एग्जाम्पल्स है लायबिलिटी। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है ध्यान देना। सपोज मेरे पास HDFC बैंक अकाउंट है, मान लो मैंने क्या किया, HDFC में गया, HDFC या SBI कोई भी बैंक के अंदर गया मैं, और वहां जाके मेरा अकाउंट ओपन कर दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, वहां बैंक में जाके मेरे नाम से पैसे जमा कर सकता हूँ। ठीक है, और यूज भी कर सकता हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैंने क्या किया, HDFC बैंक के अंदर 10,000 रुपए जमा कर दिए। ठीक है, तो मेरे बैंक में बैलेंस कितना है बताओ, 10,000 रुपए। ठीक है, अगर मान लो
कि मुझे कोई शॉपिंग करनी है और पेमेंट करना है बैंक से, तो मैक्सिमम कितने पे कर पाऊंगा? 10,000 पे कर पाऊंगा। सपोज कि मैं एक दुकान में गया, वहां पे मेरे को 5-6 ड्रेस पसंद आ गए, ठीक है, 5-6 ड्रेस पसंद आ गए और मेरे को एक साथ खरीदना है, ठीक है, तो मैंने इसको बिल करने बोला, बिल हुआ 5,000 रुपीज का, बताओ पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? यस, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि मैं जाता हूं एक मोबाइल के स्टोर में और मेरे को ना एक मोबाइल बहुत पसंद है, ठीक है, उसका रेट है 18,000 रुपीज और मेरे को ना बैंक से पेमेंट करना है, बताओ क्या मैं बैंक से पेमेंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बैंक में कितने पैसे और मोबाइल कितने का। तुम ट्राई करके देखो यूपीआई से 18,000 का पेमेंट करने का, देखो गूगल पे करके देखो, होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बैंक में बैलेंस कितना है? 10,000, ठीक है, और चीज कितने की खरीदनी है? 18,000। अब ऐसे टाइम पे तुम क्या कर सकते हो? बैंक को रिक्वेस्ट करते हो, बैंक मुझे ओवरड्राफ्ट दे दो। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन। हम बैंक को बोलेंगे कि मेरे को ओवरड्राफ्ट दे दो। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या? कि मेरे बैंक में 10,000 रुपए है, लेकिन मेरे को 18,000 की चीज खरीदनी है। कितने रुपए कम पड़ रहे? 8,000 रुपए मुझे कम पड़ रहे हैं अभी, ठीक है, मैं कुछ दिनों में जमा कर दूंगा आपके पास, लेकिन मेरे को अभी अर्जेंट में 8,000 रुपए चाहिए। तो बैंक बोलेगी ओके, तुमको मैं प्लस कितने जमा कर देती हूँ? 8,000 ये शॉर्ट टर्म के लोन के फॉर्म में जमा कर देता हूँ। तो मेरे बैंक में अब कैसे कितने पैसे आ गए? 18,000 आ जाएंगे। और अब मैं खरीद सकता हूँ क्या वो फोन? यस, अब 18,000 में मैं वो फोन खरीद सकता हूँ, ठीक है। और मैं बैंक को क्या बोलूंगा कि मैं ये 8,000 रुपये आपको पे कर दूंगा 2 महीने के अंदर, ठीक है। हो सकता है कि बैंक बोलेगी ओके 2 मंथ्स के अंदर आप पे कर दो, 4,000 फर्स्ट मंथ में, 4,000 सेकेंड मंथ में, ठीक है। तो उसके 8,000 का जो शॉर्ट टर्म लोन है वो क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब ये सर्विस बैंक फ्री में नहीं देने वाली। तुम बैंक का पैसा यूज कर रहे हो ना 8,000 रुपए, तो बैंक इसके ऊपर क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी, यानी ब्याज लगाएंगे, ठीक है। और मैथ्स के अंदर तुम इंटरेस्ट के फॉर्मूला वगैरह सीखोगे आगे डिटेल में, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब सीखोगे। तो बैंक क्या करेगी? वो बोलेगी ठीक है 8,000 रुपए ना, हम इसके ऊपर 10% से इंटरेस्ट लगा देंगे, ठीक है। 8,000 रुपीज है ये, ठीक है, 8,000 के ऊपर 10% इंटरेस्ट लगाएंगे हम, 2 महीने का ले रहे सपोज, तो इंटू 2/12 करके ये सब फॉर्मूला सीखोगे तुम आगे चल के। तो 8,000 इंटू 10% इंटू 2/12 ऐसा मल्टीप्लाई करके तुम निकाल सकते हो कि कितना ब्याज बन रहा है, वो भी पे करना पड़ेगा तुमको बैंक, ठीक है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है बताओ बना? बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट टर्म का लोन। शॉर्ट टर्म का लोन है यानी ऐसा लोन जो बैंक ने अर्जेंट में तुमको दे दिया, बट वो तुमको जल्दी से जल्दी पे करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी मतलब कितने टाइम के अंदर? तो 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो बताओ ये कौन से टाइप की लाइबिलिटी है? फिर कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी हो जाए, ठीक है। एक बार पढ़ते इसको, क्या मतलब देखो, 2 टाइप की लाइबिलिटीज। फिक्स्ड लाइबिलिटी मतलब क्या देखो, वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ फंड्स इन द बिजनेस इज फिक्स्ड लाइबिलिटी। बिजनेस में फिक्स्ड लाइबिलिटी के फॉर्म में ज्यादा पैसा ले सकते हो तुम। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सिक्योर्ड लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, अंडरलाइन करो लोन्स फ्रॉम बैंक्स को, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जरूरी नहीं होता कि बैंक ही तुमको लोन दे, कभी कभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होती है। आजकल तुमने सुना है कि फाइनेंस कंपनी रहती है अलग अलग टाइप की, बजाज फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस। ये लोग क्या करते हैं? ये तुमको लोन देते हैं और इसके बदले में कुछ ना कुछ चीज गिरवी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनप्पुरम फाइनेंस क्या करते हैं? गोल्ड गिरवी रखता है और उसके बदले में लोन देता है, ठीक है। तुम जैसे ही वो लोन रीपे कर दोगे तुमको गोल्ड वापस कर देगा। और जरूरी नहीं होता कि 1 साल के अंदर ही पे करो तुम उसको 1 साल से ज्यादा टाइम में भी पे कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी लाइबिलिटी को कौन सी लाइबिलिटी बोलेंगे बताओ? फिक्स्ड लाइबिलिटी। 1 साल से ज्यादा टाइम मिल रहा है पे करने की, ठीक है। बट अगर 1 साल के अंदर पे करना है तो कौन सी लाइबिलिटी होगी? करेक्ट, उसको बोलेंगे अपन करंट लाइबिलिटी। देखो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज विच आर पेबल विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अगर पे करना है तो ऐसे लाइबिलिटी को अपन बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। क्या बोलता है देखो, करंट लाइबिलिटीज अराइज इन
रेगुलर करंट ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। तुम्हारे रोजमर्रा की लाइफ में बिजनेस के अंदर ये चीज बहुत कॉमनली दिखेगी। उधार पे तुम चीजें ले लोगे या कोई बिल पे करने का रहेगा तुम्हारा, तो ये सारे करंट लाइबिलिटी। यहाँ पे देखो, नॉर्मली दे आर नॉट सिक्योर्ड, यानी कुछ गिरवी नहीं रहता इसके अगेंस्ट। ठीक है, सिक्योर्ड मतलब उसके अगेंस्ट कुछ गिरवी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊपर देखो, यहाँ लिखा है सिक्योर्ड लोन, दिख रहा है क्या सिक्योर्ड लोन? सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या है कि तुमने लोन लिया है और बैंक ने कुछ तो भी गिरवी रखा है उसके बदले में तुम्हारे पास से। ठीक है, गोल्ड गिरवी रख रहे हो तुम। गिरवी रखना मतलब अगर कल को तुम लोन नहीं दोगे तो वो गोल्ड कौन ले लेगा? बैंक ले लेगी। ठीक है, तो ऐसे लोन्स को कौन सा लोन बोलेंगे अपन? सिक्योर्ड लोन्स। उनके लिए वो सिक्योर्ड लोन। ठीक है, और ये क्या बोलता है कि करंट लाइबिलिटीज या करंट जो शॉर्ट टर्म के लोन्स होते हैं वो कोई सिक्योर्ड नहीं होते। तो यहाँ पे एग्जांपल्स क्या दे रहे हैं देखो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब क्या? बोलो, क्रेडिटर्स मतलब क्या? जिसने हमने उधार लिया, ठीक है, तो उसको पैसे देने के, करंट लाइबिलिटी। बिल्स पेबल, ठीक है, हमने बिल पे करने का, तो इसके लिए भी 1 साल से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो ये भी क्या है? करंट लाइबिलिटी। और एक एग्जांपल तुम लिखना चाहो तो लिख दो टेक्स्ट बुक में, क्या लिखोगे? बैंक ओवरड्राफ्ट। बताओ ये भी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। क्यों करंट लाइबिलिटी है बताओ? शॉर्ट टर्म में पे करना पड़ रहा है इसलिए। क्लियर है क्या? ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो कैपिटल। क्या क्या? हाँ, ईएमआई का मतलब क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट बहुत बार तुमको सुनने में मिलेगा, ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो अगर मान लो कि तुमको कोई चीज परचेज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन परचेज करना है तुमको नया। ठीक है, मान लो आईफोन 17 परचेज करना है तुमको। सपोज उसका रेट है 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगी कि 1,00,000 रुपए तुमको एक साथ पे करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक मस्त स्कीम है। क्या स्कीम है बैंक की? बैंक बोल रही है कि तुम सिर्फ 9,000 रुपए दो और ये आईफोन लेके जाओ। क्या बोल रही है बैंक? देखिए, तुम गए दुकान में आईफोन की, तुमको फोन पसंद आया 1,00,000 रुपए। अब भी है क्या तुम्हारी जेब में 1,00,000? नहीं, पर तुम्हारी इच्छा है खरीदने की। तो बैंक क्या बोलेगी? डोंट वरी, हम है, क्या करो, ये आईफोन ले जाओ। कितने रुपए दो? सिर्फ 9,000 रुपीज। बट ये 9,000 तुमको कितने दिन तक देना पड़ेगा? तो वो बोल रहा है कि हर महीने तुमको 9,000 देते रहना पड़ेगा अगले 12 महीने तक। तो बैंक क्या कर रही है? बैंक वो फोन तुमको दे देती है और उस दुकानदार को 1,00,000 रुपए दे देती है। ठीक है, तुमको क्या दिया उसने? बताओ, आईफोन दे दिया। और क्या किया? उस दुकानदार को क्या करे? 1,00,000 रुपए दे दिए। अब बैंक क्या बोल रही है कि जो पर्सन ने आईफोन लिया है उसको अगले 12 महीने तक क्या करना पड़ेगा? 9,000 पे करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो 9,000 इंटू 12 चेक करो कि बैंक तुमसे कितना पैसा लेगी। करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है? 9,000 इंटू 12 आ रहा है 1,08,000। तो यहां पे बैंक ने दुकानदार को कितने दिए और खुद कितने कलेक्ट किए? 1,08,000। तो बैंक को बैठे बैठे कितने का फायदा होगा? 8,000 रुपीज बैंक ने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो बैंक एक सर्विस दे रही है ये। इसमें देखो तीनों का फायदा है। कैसे फायदा है? देखो, तुम्हारे को फोन खरीदने की इच्छा थी पर 1,00,000 थी नहीं तुम्हारे पास। दुकानदार को फोन बेचना था पर बायर खरीदने रेडी नहीं है। ठीक है,
और बैंक को लोन देना है, पर तुम लोन लेने रेडी नहीं हो, ठीक है, तो फिर तीनों का एक सोल्यूशन है, उस प्रोडक्ट को परचेज कर लो, किस पे, ईएमआई पे। तो इससे फायदा क्या होगा, बायर को फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि अब भी 1 लाख देने की जगह उसको कितने देना पड़ा, सिर्फ 9,000 अब भी देना पड़ा, और वो पार्ट पार्ट में पे कर रहा है उसको। सेलर को क्या फायदा हो गया, उसका 1 लाख का फोन बिक गया, ठीक है, हो सकता है उसने तो खरीदा कम रेट पे होगा, दुकानदार है वो तो, ठीक है, हो सकता है कि उसने फोन खरीदा वो 80,000 में और बेच दिया वो कितने में, 1 लाख में, उसको तो प्रॉफिट हो गया वहां पे, ठीक है। और बैंक को भी फायदा हो गया, बैंक ने तो 1 लाख रुपए दिए दुकानदार को और कस्टमर से कितना ले लिया, 1,08,000, तो बैंक को भी फायदा हो गया, ठीक है। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब हर मंथ तुमको एक इक्वल अमाउंट कंटिन्यूअसली पे करते रहना पड़ेगा, ठीक है, और इससे तुमको इजीली कोई भी चीज परचेज करने मिल जाएगी। बट मेरे को बताओ, ईएमआई पे खरीदना सस्ता पड़ा तुमको या महंगा पड़ा? अगर तुम खुद के पैसे से डायरेक्ट खरीद लेते तो कितने में आता, 1 लाख नहीं आ जाता, ठीक है। बट कई लोग आजकल क्या सोचते हैं कि 1 लाख अभी कौन पे करेगा, उससे अच्छे क्या करो, 9,000 अभी पे कर दो और हर महीने थोड़ा 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 करके पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ईएमआई भी चलता है। चलो आ जाते हैं अपन न्यू पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी और कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में लिखो वहां पे, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल, ठीक है। जो पैसा ओनर बिजनेस के अंदर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो आगे पढ़ने वाले हमारे रिवीजन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ वहां पे बोला जाता है कि ओनर एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है। आई थिंक ये बहुत बार सुन लिया तुमने अभी तक, ठीक है। तो जो पैसा ओनर लगाता है इसमें ये क्या होता है, कैपिटल, और जो पैसा ओनर लेके जाएगा वो क्या होता है, बताओ, ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो तुम इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट भी लिख लो, इसी के नीचे पहले लिख लो ये कैपिटल का डेफिनेशन, लिखेगा नोटबुक के अंदर, कैपिटल का डेफिनेशन लिख लो, उसके नीचे फॉर्मूला लिखो। ये फॉर्मूला जो तुमने ऑलरेडी सीख लिया है अभी, कौन सा फॉर्मूला है, असेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, करेक्ट। रिवीजन जितनी बार होगा उतना अच्छा ही है तुम्हारे लिए, ठीक है। चल